आप देख रहे हैं यो मनी। मैं हूं दीपाली राणा और यो मनी में हम तमाम आपके जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल होते हैं, फाइनेंशियल गोल रिलेटेड सवाल होते हैं, वो करते हैं शामिल। आप आ सकते हैं यो मनी में। आप जान सकते हैं कि आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप छोटी सेविंग्स के जरिए अपने बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं। तरीका क्या है शो में पार्टिसिपेट करने का? ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yomani@nwt.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं इस शो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मतवाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लें उससे पहले आज एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो है थीमेटिक फंड्स का। आमतौर पर जब हम पोर्टफोलियो का डिस्कशन करते हैं तो ये सलाह दी जाती है कि थीमेटिक फंड्स यूजुअली थोड़ा सोच समझकर पोर्टफोलियो में एडिशन दे। तो आपसे समझना चाहेंगे कि थीमेटिक फंड्स होते क्या हैं, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस फंड कैटेगरी के हो सकते हैं, और अगर कोई इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट कर भी रहा है तो किन बातों का ख्याल रखे। बिल्कुल दीपा जी नमस्कार। देखिए, थीमेटिक फंड्स को समझना है, ये समझ लीजिए जैसे कि एक थीम पार्टी होती है। तो थीम पार्टी में एक आप थीम डिसाइड करते हैं, आपका म्यूजिक, आपका डेकोरेशन, इवन गेस्ट के कपड़े, वो सब थीम पर आधारित होते हैं। तो ऐसा ही इन्वेस्टमेंट में जब थीमेटिक फंड्स की बात होती है, थीम की बात होती है, तो एक थीम चुनी जाती है। वो चाहे इंफ्रा थीम हो या कम्युनिटीज हो सकती है, या फिर कंज्यूमर थीम हो सकती है, कंजम्पशन थीम हो सकती है। तो एक थीम आधारित आपका निवेश होता है। इसका फायदा ये होता है कि एक फोकस्ड अप्रोच होती है, यानी कि एक थीमेटिक फंड के पोर्टफोलियो में वही सेक्टर्स होंगे, वही कंपनीज होंगी जिनका संबंध उस थीम से है। उदाहरण के तौर पर यदि एक कमोडिटीज थीम है, तो कमोडिटीज थीम में या कमोडिटीज फंड में सिर्फ वो स्टॉक्स होंगे, हालांकि इक्विटी फंड होगा, लेकिन वो स्टॉक्स होंगे जिनका संबंध कमोडिटी से है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम कंपनी है या फिर स्टील कंपनीज हैं, वो उस तरह के फंड में शामिल होंगे। इंफ्रा की बात करें तो इंफ्रा में आपके टेलीकॉम या फिर बैंकिंग या फिर सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इस तरह की कंपनीज होंगी। तो एक फोकस अप्रोच होती है, और इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है जब आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये जो थीम है, ये इस सीजन में, इस पर्टिकुलर टाइम में ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो निवेशक जिनको जानकारी है कि किस वक्त पर कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सी थीम ज्यादा रिटर्न दे सकती है, वो लोग इन्वेस्टर थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और ज्यादा इनकम अर्न करने की उम्मीद करते हैं, ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं। अच्छा पंकज जी, दो चीजें और फिर यहाँ पर। पहला तो ये कि अगर कोई थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर भी रहा है तो क्लोजली इन फंड्स को मॉनिटर करे, ताकि मतलब ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी को आपने पिक किया और आप 10 साल के लिए भूल जाएं। आपको स्विच करने रहना पड़ेगा किसी भी थीम में जो कि उस टाइम का फ्लेवर रहे। तो क्या ऐसा करना जरूरी है? बहुत एक्टिवली आपको मॉनिटर करना होगा। अगर दूसरा ये कि थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स, इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, देखिए, पहले मैं आपका सेकंड सवाल लेता हूं। आपने कहा कि थीमेटिक और सेक्टरल में क्या अंतर है। सेक्टरल फंड जो होते हैं ना, वो बेसिकली एक सेक्टर पर आधारित होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि फार्मा सेक्टर या फिर वो आईटी सेक्टर, तो इसका मतलब अगर फार्मा सेक्टर फंड है तो उसके अंडरलाइन पोर्टफोलियो में सिर्फ फार्मा कंपनीज होंगी, और अगर आईटी सेक्टर है तो सिर्फ आईटी कंपनीज होंगी। लेकिन जब बात होती है थीम की, तो थीम एक वेल डाइवर्सिफाइड ना हो, भले उसमें बहुत सारे 15-20 सेक्टर ना हो, लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स जरूर होंगे। तो ऐसे में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम बात करें इंफ्रा सेक्टर की, तो इंफ्रा में आपके 5, 6, 7 सेक्टर्स हो सकते हैं। टेलीकॉम हो सकता है, आपका सीमेंट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है। कमोडिटीज की बात की जाए तो इसमें काफी सेक्टर्स हो सकते हैं। तो एक थीमेटिक फंड को बेसिकली एक सेक्टरल फंड और एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड के बीच में रखा जा सकता है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली एंट्री और एग्जिट बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी सेक्टर हो या कोई भी थीम हो, वो एक पर्टिकुलर टाइम, एक सीजन में अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अधिकतर थीम्स हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। हालांकि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। हमने देखा है कि कमोडिटीज जो थीम है वो हमेशा अच्छा करती है, लेकिन
सभी थीम्स के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो जो आपने कहा कि थीमेटिक फंड्स में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें मार्केट की समझ है, जो सही समय पे एंटर कर सकते हैं, और फिर थीम प्ले आउट हो जाए तो उसके बाद वहां से निकलना भी जरूरी हो जाता है। ओके चलिए, तो ये आपको जानकारी दी गई थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स के बारे में, ये भी समझाया गया दोनों में अंतर क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं इन सब में तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फिर किन बातों का आपको ख्याल रखना है। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। डॉक्टर HP सिंह जम्मू से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सत श्री अकाल अंकल जी, मैं पोर्टफोलियो तो आपके पास आ गया होगा। I just want to know the selection of my funds, its diversification, if any change required in these funds. और मैम मैं 9,000 पर मंथ इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। उस पे मैं इन्हीं फंड्स पे बना रहा हूँ या चेंजेस करूँ, ये बता दीजिए। और अप्रैल में ही मैंने 1.5 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है, उस पे भी मैं यही फंड्स कैरी ऑन करूँ या मैं उस पे कुछ चेंजेस होंगे मैम, ये जानना चाह रहा था। ओके पूछ लेते हैं। बस ये और बताइए कि जो आप ये SIP कर रहे हैं करंटली 43,500 की, ये कब से कर रहे हैं, बेसिकली कितना एक्यूमुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं? मैम मेरा एक्यूमुलेशन अराउंड अबाउट 20,50,000 के करीब हो चुका है। ये 2017 से मैं कर रहा हूँ। मैंने पहले 6,000 से शुरू किया था और करते करते मैं अब तक यहाँ 43,500 तक पहुंचा हूँ मैम। ओके तो इनफैक्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है HP सिंह के पोर्टफोलियो का पंकज जी, कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे एलोकेशन बढ़ाइए और एक डिसेंट एलोकेशन पे पहुंच जाइए। अब देखिए 20 लाख के आसपास की राशि ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं। 43,500 के एग्जिस्टिंग SIP है और 9,000 की और करना चाहते हैं। व्यू है इनका 20 इयर्स का। तो 2-3 सवाल जैसे आपने सुना, एक तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस 9,000 का एक्टिव एलोकेशन कहाँ करेंगे, एडिशनल एलोकेशन। थर्ड, 1-1.5 लाख रुपया अप्रैल में लमसम डालना चाहते हैं तो किस फंड में ये डालें, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। फंड्स में इनके क्विकली मेंशन कर देती हूँ। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 5,500 पर मंथ, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटीज, मोतियाल ओसवाल मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, इन तीनों में भी 5,500 पर मंथ डाल रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 8,000 रुपये महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 7,000 रुपये महीना, कोटक मल्टी कैप में 4,000 महीना और HDFC फोकस 30 में 1,500 रुपये महीना ये डाल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? बिल्कुल दीपाली जी, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो आपने भी कहा कि जल्दी शुरुआत करें, और हमेशा यदि जल्दी शुरुआत करेंगे एक तो पावर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, और दूसरी बात लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ेगी, ये उम्मीद तो की जा सकती है। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ आप अमाउंट को बढ़ा सकते हैं ताकि एक अच्छी राशि आप इकट्ठा कर सकें। तो जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि करीब 20.5 लाख ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं और 43,500 की SIP हो रही है, तो अगर आप 20 साल में देखें और मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो करीब 6 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि 20 साल के बाद 6 करोड़ की कीमत या वैल्यू जो है वो 6 करोड़ नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, बट फिर भी एक अच्छी राशि ये मानी जा सकती है। और जो पोर्टफोलियो है वेल डाइवर्सिफाइड है। आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप्स में है। अलग अलग कैटेगरी के फंड्स हैं, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से वेल डाइवर्सिफाइड है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो लंबे समय के लिए ठीक है। लेकिन क्योंकि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो शॉर्ट टर्म में आपको उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, उससे घबराना नहीं है और SIP बंद नहीं करनी है, तभी आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। पोर्टफोलियो में क्योंकि आप बात कर रहे हैं 9,000 रुपये ऐड करने की, तो एक इंटरनेशनल फंड मिसिंग है। जब आप बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी होना इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल फंड को ये शामिल कर लें पोर्टफोलियो में, जैसे ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड है, इस फंड को शामिल किया जा सकता है, या फिर कोई NASDAQ 100 इंडेक्स फंड ये कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मेरी राय है। ओके अच्छा, और जी लमसम करना चाहते हैं वो किस फंड में डालेंगे और 20 इयर्स में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे? बिल्कुल, जो देखिए जो लमसम अमाउंट ऑलरेडी है उसको भी मैंने इसमें पकड़ा है, वो पकड़ के ही मैंने बताया कि SIP और लमसम को मिलाकर 6 करोड़ रुपए बन सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अमाउंट कहाँ ऐड करना है, तो इन्हीं फंड्स में ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स हैं, तो आपके पास इस वक्त पर स्मॉल कैप में और मिड कैप में कम करें, और जो फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके पास में है, लार्ज कैप में है, उनमें ज्यादा एलोकेट करें, और फिर समय समय पर पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग को की जा सकती है। आगे चलकर जब स्मॉल कैप और मिड कैप की वैल्यूएशन थोड़ी ठीक होंगी, तब आप उनमें बढ़ा सकते हैं। ओके तो आपके फंड चॉइसेस सही हैं।
6 करोड़ के आसपास की राशि आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे। आप इन्वेस्टेड रहिए, प्लस रिव्यू ज़रूर करते रहिए अपने पोर्टफोलियो पर रेगुलरली। ये आपके लिए सलाह है। एडिशनल अमाउंट के पर्सपेक्टिव से आप एक इंटरनेशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। 2-3 नाम आपको सजेस्ट किए गए हैं। भूषण है हमारे साथ मुंबई से। भूषण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। हेलो नमस्ते मैडम, नमस्ते। मेरी पूछिए, क्या सवाल है आपका? टोटल एसआईपी मेरी 12,500 की है। हेलो, टोटल एसआईपी मेरी 12,500 प्लीज की है। अपनी टीवी की ऑडियो म्यूट करके सवाल पूछिए भूषण, वरना आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। ओके मैम, ओके ओके। मेरी टोटल एसआईपी मैडम 12,500 रुपए की है। इसमें कैनरा रोबेको 2,000 है, कॉन्टेक्ट 2,000 है, फ्रैंकलिन इंडिया 2,000 है, निप्पॉन इंडिया 2,000 है, टाटा डिजिटल 2500 है, और मेरे लड़के के नाम से HDFC CGF उसमें 2,000 रुपए। तो मेरा लक्ष्य है 50 लाख के लिए 15 सालों के लिए। ओके, 15 सालों का आपका टारगेट है। और आपने जैसे बताया, आपने फंड्स के नेम भी बता दिए हैं और 15 इयर्स का होराइजन है। तो बताइए 2 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है इनकी, प्लस जैसे इन्होंने मेंशन किया 12,500 के SIP चल रही, फंड्स के नेम ऑलरेडी इन्होंने बताए हैं। क्या सजेशन रहेगा पंकज जी? दीपाली जी, पहली बात भूषण जी को कहूंगा कि उन्होंने जो टारगेट लिया है, उन्होंने कहा है कि 50 लाख रुपए 15 साल के बाद में। तो अगर हम 6% का इन्फ्लेशन लेकर चले तो 50 लाख 15 साल के बाद आज के करीब 20 लाख के आसपास होंगे। तो ये बात किसी भी इन्वेस्टर को समझनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म का जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपका गोल आज के 50 लाख के बराबर है या भविष्य में 50 लाख के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि जो इन्वेस्टमेंट है 12,500 रुपए की SIP है, प्लस अभी जो लमसम है हो गया इकट्ठा। यहाँ पर आप देखेंगे कि करीब 70 लाख रुपए बन सकते हैं, 50 लाख में से ज्यादा। यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास थोड़े बेहतर राशि इकट्ठा होगी। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी समय के साथ बढ़ा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, ताकि और भी ज्यादा पूंजी इकट्ठी की जा सके। लेकिन फंड में थोड़ा सा बदलाव मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। उसकी वजह है कि स्मॉल कैप में 2 फंड्स हैं और मिड कैप नहीं है। तो स्मॉल कैप में क्योंकि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड की है और साथ ही क्वांट स्मॉल कैप भी है, तो आप क्वांट स्मॉल कैप से निकलकर क्वांट मिड कैप ले लें तो सेम फंड हाउस है, लेकिन मिड कैप में भी आपका एक्सपोजर होगा और फिर आपका पोर्टफोलियो एक बेहतर पोर्टफोलियो बन जाएगा। उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी और कोई बदलाव करने की आपको जरूरत फिलहाल नहीं है। ओके, चलिए, तो सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं और आपके गोल पर भी राय दी गई है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी।